हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BHDL 136 के एक और वीडियो सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको को पता होगा कि आज से पहले मतलब अब तक के वीडियो से पहले के वीडियो में हम लोगों ने BHDL 136 पुस्तक के फर्स्ट ब्लॉक का पूरा डिस्कशन कर लिया है। और जो लास्ट डिस्कशन हम लोगों ने किया था तो उसमें हम लोगों ने अनुवाद सिद्धांत और व्यवहार पर चर्चा की थी। उसमें हम लोगों ने अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार से जो संबंधित प्रश्न थे उस पर डिस्कशन किया था। तो दोस्तों, आज जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग BHDL 136 पुस्तक के सेकेंड ब्लॉक के जो चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सेकेंड ब्लॉक में 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला प्रभावी लेखन के गुण, दूसरा है रचना कंपोजिशन की तैयारी, तीसरा है पुनर्रचना, संक्षेपण, भाव पल्लवन आदि। दोस्तों, आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे, पुनर्रचना, संक्षेपण, भाव पल्लवन आदि। और उसके बाद वाला जो चैप्टर है दोस्तों, उसका नाम है वर्णनात्मक लेखन। इसके बाद जो है उसका नाम है आख्यानपरक लेखन और अंतिम में आता है तार्किक लेखन। तो इतने सारे चैप्टर्स जो है इस ब्लॉक के अंतर्गत हैं। तो आज हम लोग दोस्तों 6 और 7 चैप्टर की प्रिपरेशन नहीं करेंगे। 6 और 7 चैप्टर का जो क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। आज हम लोग चैप्टर 8 का डिस्कशन सीधा करेंगे, जिसका नाम है पुनर्रचना, संक्षेपण, भाव पल्लवन। दोस्तों, दरअसल मैंने इस चैप्टर को इसलिए चुना है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा छोटा है और मैं ज़रा बिजी चल रहा हूँ, तो थोड़े कम समय में इसको एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैंने सबसे पहले इस चैप्टर को चुना है इस ब्लॉक के अंतर्गत। तो दोस्तों, चलिए इस पूरे के पूरे चैप्टर का डिस्कशन हम लोग करते हैं। पूरे के पूरे चैप्टर तो नहीं ही कह सकता हूँ, एक्चुअली मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगा। सबसे पहले में होगा संक्षेपण या सार लेखन, दूसरे में होगा भाव पल्लवन। तो सबसे पहले हम लोग संक्षेपण और सार लेखन की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बाकी जो चैप्टर्स है और इसी चैप्टर का जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। तो अभी मैं जो चर्चा करूंगा उसका नाम है संक्षेपण अथवा सार लेखन। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर डिस्कस कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आखिर ये जो संक्षेपण होता है मूल रूप से होता क्या है, आखिर इसका क्या आशय है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो संक्षेपण अथवा सार लेखन होता है, इसमें होता यूं है कि किसी अनुच्छेद, किसी परिच्छेद, किसी विस्तृत टिप्पणी, किसी प्रतिवेदन, किसी रिपोर्ट या फिर किसी कविता, कहानी या किसी लेख को क्या किया जाता है तो संक्षिप्त कर दिया जाता है। मतलब मेरा कहना यह है कि ये है कि किसी बड़े पाठ को, मतलब निबंध, लेख, शोध, ये सभी जो बड़े बड़े पाठ हैं उसको अपने विचार, तर्क आदि के आधार पर छोटा कर देना, यही जो है संक्षेपण या सार लेखन कहलाता है। इंग्लिश में से हम लोग क्रिटिकल प्रिसाइज राइटिंग कहते हैं या प्रिसाइज राइटिंग भी कहते हैं। तो यही मूल रूप से दोस्तों संक्षेपण होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को ये बता दिया। अब हम लोग प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे, और जब हम लोग प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे तो उसके अंतर्गत जो भी टॉपिक्स आएंगे वो सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रश्न से रूबरू करवा देता हूं और अब मैं आप लोगों को इसी प्रश्न का डिस्कशन करवाऊंगा, इसी प्रश्न के उत्तर का डिस्कशन कराऊंगा। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, संक्षेपण का अर्थ स्पष्ट करते हुए संक्षेपण और सार लेखन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर है कि संक्षेपण का अर्थ भी स्पष्ट कीजिए और उसके साथ साथ संक्षेपण और सार लेखन में अंतर भी स्पष्ट कीजिए। तो इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ संक्षेपण को लिख दिया है संक्षेपण, आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यह संक्षेपण है, समझ गए। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को संक्षेपण का तात्पर्य बता देता हूँ। अभी मैंने ऊपर में भी आप लोगों को संक्षेपण का तात्पर्य बताया है, फिर भी मैं संक्षेप में या कह सकता हूं कि छोटे में संक्षेपण का तात्पर्य बता देता हूं, एकदम बिल्कुल नगण्य मात्रा में। तो दोस्तों, वास्तव में संक्षेपण वैसी कला है जिसमें अपने अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर किसी बड़े लेख, प्रतिवेदन, रिपोर्ट या फिर न्यूज को छोटा कर दिया जाता है। तो ऐसी कला को हम लोग संक्षेपण कहते हैं। मतलब सिंपल में कह सकते हैं ऐसी कला जिसके माध्यम से अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर बड़े बड़े लेखों को छोटा किया जाता है, तो वही संक्षेपण के अंतर्गत आता है। और इंग्लिश में इसी को प्रिसाइज राइटिंग कहते हैं। कुछ लोग इसी संक्षेपण को संक्षिप्तीकरण कहते हैं। किसी लोग कोई लोग जो है संक्षेपीकरण आदि नाम से इसको जानते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं दोस्तों। अब ये तो आप समझ गए दोस्तों संक्षेपण का अर्थ क्या है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर संक्षेपण और सार लेखन में क्या अंतर है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल नगण्य सा अंतर होता है, बिल्कुल छोटा सा अंतर होता है संक्षेपण और सार लेखन में, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो संक्षेपण होता है उसमें क्या होता है कि लंबे लंबे वाक्यों को, लंबे लंबे लेखों को छोटा किया जाता है। लेकिन छोटा तो किया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि उसका जो मूल जो कंटेंट है, उसमें जो चीजें क्रमबद्ध श्रेणी में लिखी गई है उसको काट दिया जाता है। संक्षेप तो किया जाता है, लेकिन
उसको इस लिमिट में संक्षेप किया जाता है कि उसका एक भी भाग बिल्कुल न कट जाए, मतलब कुछ भी न कटे और संक्षेप में भी वो लिखा चला जाए, तो इसी प्रक्रिया को संक्षेपण कहते हैं। लेकिन दोस्तों सार लेखन में ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज का जब हम लोग सार लिखते हैं तो उसमें ये ध्यान नहीं दिया जाता है कि आखिर वो शब्द कैसे हैं, मतलब जो मूल कंटेंट है, जो मूल भाग है वो कैसा है, क्यों है। केवल ये ध्यान दिया जाता है कि उसके अंतर्गत उसका जो भाव आएगा वो बिल्कुल सटीक भाव आए और उसमें शब्द सीमा नहीं होती है। दोस्तों मतलब मेरा यहाँ ये कहना है कि सार लिखते समय किसी भी बड़े वाक्य के मूल तथा केंद्रित विचार को प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जो बड़े बड़े जो कंटेंट होते हैं उसको छोटा किया जाता है और इस कदर छोटा किया जाता है कि उसका जो मूल उद्देश्य है केवल उसी को लिख दिया जाता है। अभी आप लोग इसको समझे नहीं होंगे, मैं एक उदाहरण से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि दोस्तों एक आप कबीरदास का या रहीम का ही दोहा ले लीजिए, उसी को मैं आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। तो एक दोहा है कबीरदास जी का, बोली एक अमोल रत्न है ये कोई बोले जानी, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। तो देखिए दोस्तों ये जो दोहा है, इस दोहे का अगर हम लोग संक्षेपण करें तो इसका कोई संक्षेपण होगा नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका अगर भावार्थ लिख दें, इसका अगर भाव लिख दें, मतलब तो इसका जो मूल विचार है वो अगर हम लोग लिख दे तो माना जाएगा कि इसका संक्षेपण इसका सार लेखन हुआ है। जैसे कि बोली एक अनमोल रत्न है और जो भी इसको बोलता है उसको हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि वो किसी भी बात को तौल कर बोले, क्योंकि अगर मुंह से कुछ बातें निकल जाती हैं तो उसका जो है लौटना असंभव होता है। मतलब जो भी बोले एकदम इस तरह से बोले कि वो लोगों के दिल को भाए और लोगों के दिल को ठेस ना पहुंचाए। तो यही है दोस्तों सार लेखन। सार लेखन में बड़े बड़े कंटेंट को ये देखकर छोटा नहीं किया जाता है कि वो संक्षेप में हो जाए और उसका मूल बिंदु नहीं कटे। इसमें सार लेखन में होता है कि बड़े बड़े कंटेंट को छोटा किया जाता है और उसके केवल और केवल मूल विचार पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। आखिर उसका उद्देश्य क्या है, उसको लिखने का उद्देश्य क्या है। लेकिन संक्षेपण में क्या होता है कि कंटेंट बड़े होते हैं, जैसे कि पैराग्राफ वाइज वो कंटेंट होता है तो पैराग्राफ को छोटा कर दिया जाता है, वही संक्षेपण होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को दूसरे प्रश्न पे लिए चलता हूँ। दूसरा प्रश्न है कि संक्षेपण के प्रमुख प्रकार कौन से हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मूल रूप से संक्षेपण के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है निरंतर विधि से संक्षेपण, जबकि दूसरा होता है सारणीबद्ध संक्षेपण। तो दोस्तों निरंतर विधि से जो संक्षेपण होता है इसमें कोई खास प्रक्रिया नहीं होती है, एकदम सिंपल सा संक्षेपण होता है। मतलब बड़े बड़े कंटेंट होते हैं, बड़ी बड़ी जो लेख होती है वो लिखे होते हैं, बस उसी को छोटा कर दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एक मूल क्या है, एक मूल सेंटेंस है, मूल लेख है। अब आगे इसी को संक्षेप में लिखा गया है, वो मैं आप लोगों को जरा दिखा दूं। हाँ देखिए दोस्तों, ये जो मूल लेख है यहाँ पे आके समाप्त होता है, यहाँ तक में ये मूल लेख है। तो देखिए ये मूल लेख दोस्तों बहुत लंबा है। अब इसी का संक्षेपण यहाँ किया गया है। देखिए ये है संक्षेपण, एकदम छोटा करके लिख दिया गया है इसको। ये देखिए दोस्तों, तो ये क्या हो गया, संक्षेपण हो गया। इसी को हम लोग संक्षेपण कहते हैं, इसी को हम लोग निरंतर विधि से संक्षेपण कहते हैं। अगला है दोस्तों सारणीबद्ध संक्षेपण। सारणीबद्ध संक्षेपण जो होता है दोस्तों, यह एक प्रक्रिया के तहत होता है। इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे कंटेंट को एक जगह मिला दिया जाता है और फिर उसके कंटेंट को छोटा करके लिखा जाता है। जैसे कि दोस्तों कहीं कहीं पे क्या होता है कि आप ही से विचार मांगे जाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप लोग अभी इसको नहीं समझ पाए होंगे शायद। जैसे कि कभी कभी सरकार जो है लोगों से फीडबैक मांगती है, लोगों से अपनी राय मांगती है। तो अलग अलग लोग अपनी राय अलग अलग भांति देते हैं, अलग अलग विचार अपने अपने रखते हैं सब कोई सरकार के सामने। तो क्या सरकार सभी के विचारों एवं भावनाओं को इम्प्लीमेंट कर सकती है? क्या सरकार सभी के भावनाओं और इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है? तो नहीं। तो सरकार क्या करती है कि सभी सुझावों को देखती है, सभी सुझावों को पढ़ती है, सभी सुझावों को सुनती है। उसके बाद वो जो है क्या करती है कि सभी को मिला करके एक निश्चित निष्कर्ष निकालती है और उसी निश्चित निष्कर्ष का पालन सबको करना होता है। तो यही क्या है दोस्तों, सारणीबद्ध संक्षेपण। सारणीबद्ध संक्षेपण में क्या होता है कि अलग अलग विचार सबके होते हैं, ठीक है। मतलब विषय एक ही होता है। सरकार जब मान लिया जाए कि आपसे कोई राय विचार मांगती है तो आपसे किसी एक ही चीज पर राय विचार मांग सकती है। जैसे कि इधर अभी नई शिक्षा नीति आई, आप लोगों ने सुना होगा नई शिक्षा नीति के बारे में। तो सरकार ने अलग अलग विद्यालय के शिक्षकों से, अलग अलग कॉलेज के प्रोफेसरों से, अलग अलग राज्य के
एजुकेशन मिनिस्टरों से, फिर अलग अलग राज्य के जो छोटे बड़े वो सरपंच समिति है, उन सबों से अपने अपने राय विचार लिए थे। तो उनका मुद्दा क्या था? नई शिक्षा नीति एक मुद्दा था। तो सरकार ने जो सबसे अलग अलग विचार लिए, क्या सबके विचार सेम होंगे, सबके विचार एक जैसे होंगे? तो उत्तर होगा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ होगा, सबके विचार अलग अलग होंगे। तो सभी विचारों को समाहित करके सरकार ने एक संक्षेप तैयार किया, संक्षेप में एक सार तैयार किया और उसी सार के आधार पर नई शिक्षा नीति बना दी गई। तो दोस्तों यही है सारणीबद्ध संक्षेपण। ये लगता है आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को अगले प्रश्न से रूबरू करवा देता हूँ, अगला प्रश्न दिखा देता हूँ जिसका डिस्कशन हम लोगों को करना है। यहाँ पर एक चार्ट है दोस्तों, ये चार्ट कुछ नहीं है, इस चार्ट के माध्यम से केवल ये कहने की कोशिश की गई है कि जो सारणीबद्ध लेखन होता है उसमें केवल लेखों को ही छोटा नहीं किया जाता, अपितु किसी भी लेख को या वक्तव्य को या इस तरह के चार्ट को भी छोटा किया जाता है। अब यहाँ पर मतलब मेरा ये कहना है कि इस चार्ट में ये दिखाया गया है कि एक गणित का सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें दो तरह से क्वेश्चन बनाए गए। पहला तो कार्यशाला विधि से क्वेश्चन बनाया गया, दूसरा गृह कार्य के माध्यम से। तो गृह कार्य गणित वालों ने दिया नहीं, गणित माध्यमिक में कोई गृह कार्य मिला नहीं। उसी तरह क्या हुआ कि अब ये जो है प्रश्न जो है गणित में वो हिंदी माध्यम में 556 छापे गए और अंग्रेजी माध्यम में 556 छापे गए। अब देखिए दोस्तों, कुल प्रश्न 1108 थे, 1108 प्रश्न जो है वो छापे गए, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए 44855 10 0 तो 55 क्या हो गया 10 1 11, तो 1108 प्रश्न छापे गए और कितना रुपए खर्च हुआ? तो 30,062 रुपए, 30,000 क्या कितना लिखा हुआ है 30,062 रुपीज। तो यहाँ पर ये लिखा गया है। तो मतलब ये क्या है दोस्तों कि गणित की इतनी सारी जो चीजें थी उन सभी को संक्षेप में यहाँ पर क्या कर दिया गया? सारणीबद्ध कर दिया गया। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? सारणीबद्ध संक्षेपण। तो मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि तालिका जैसे जो जटिल जटिल चीजें होती है उसको भी संक्षेप में लिखा जा सकता है। अब अगला प्रश्न दोस्तों, संक्षेपण की विशेषता बताए। तो आखिर संक्षेपण की क्या विशेषता होती है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जब भी संक्षेपण करें तो उसमें सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि यथार्थता बनी रहे। यथार्थता बनी रहे से मेरा मतलब है कि अगर आप कोई मूल सामग्री लेते हैं जिसका संक्षेप आपको करना है, जिसका संक्षेपण आपको करना है, तो आप जब उसकी संक्षेपण के बारे में सोचेंगे, उसके संक्षेपण के बारे में सोचेंगे, तो आप हर समय ये प्रयास करें कि उसके जो तथ्य हैं वो बिल्कुल नष्ट ना हो और जो तथ्य जितने भी तथ्य हैं वो बिल्कुल यथार्थ स्वरूप में छोटे हो जाए। मतलब मेरा यहाँ ये कहना है कि जो भी तथ्य होंगे किसी भी मूल सामग्री में, उसकी यथार्थता पूर्ण रूप से बनी रहे, उसकी यथार्थता का संरक्षण बिल्कुल आवश्यक है। अब आगे दोस्तों, अगर आप संक्षेप करना चाहते हैं तो संक्षेपण की दूसरी विशेषता है कि स्पष्टता भी बनी रहे। ऐसा नहीं है कि आपने संक्षेपण किया किसी मूल सामग्री का और उसकी जो स्पष्टता है वो धूमिल हो जाए, मतलब वो मिट जाए, तो वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि संक्षेपण करते समय संक्षेपण की स्पष्टता जो है, मूल सामग्री की जो स्पष्टता है वो बनी रहे। अब इसी तरह दोस्तों, संक्षेपण में पूर्णता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने संक्षेप कर दिया वो अपूर्ण है, मतलब जो मूल सामग्री है वो 10 पेज की है, उसमें कुछ और बातें लिखी गई है, आपने उसमें से आधी अधूरी बातें ही लिख दी संक्षेपण में, तो ये समस्या हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए पूर्णता जरूरी है। जब भी आप किसी मूल सामग्री का संक्षेपण करें तो उसमें पूर्णता का होना आवश्यक है। बिना पूर्णता के कोई भी संक्षेपण संभव नहीं है, या कोई भी संक्षेपण अच्छा नहीं दिखेगा, वो स्पष्ट नहीं होगा और उसको हम आदर्श संक्षेपण नहीं कह सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, क्रमबद्धता। ऐसा है कि अगर कोई 5 पैराग्राफ का लिख दिया गया है, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, तो उसमें क्रमबद्धता होनी, मतलब अगर आप संक्षेपण करते हैं तो उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो दोस्तों कि पहले पैराग्राफ का संक्षेपण आपने पहले कर दिया, फिर तीसरे पैराग्राफ का कर दिया, फिर चौथे का नहीं किया, फिर दूसरे का कर दिया। तो आप इस तरह से मिक्स नहीं कर सकते दोस्तों। हमेशा एक क्रमबद्ध स्वरूप में ही आप संक्षेपण कर सकते हैं किसी भी मूल सामग्री का। इसी तरह संक्षिप्तता भी होनी चाहिए दोस्तों। संक्षेपण का सीधा मतलब होता है छोटे स्वरूप में लिखना। संक्षेप होता है छोटा, इसी में मूर्धन्य न लगा दिया गया तो बन गया संक्षेपण, तो मतलब छोटा करने की प्रक्रिया। तो दोस्तों इसमें ये भी कहा जाता है, संक्षेपण की जो विशेषता होती है इसमें एक चीज ये भी जोड़ा जाता है, संक्षिप्तता। तो दोस्तों संक्षिप्तता का मतलब यह है कि आप 5 पेज का एक लेख लिए हैं और उसका आपको संक्षेपण करना है, तो उसमें जो है आपको हर समय ये प्रयास करना है कि वो लेख 2 पेज 1 पेज में हो जाए, मतलब उसकी संक्षिप्तता बनी रहे। मतलब ऐसा न हो कि 5 पेज का मूल सामग्री और आपने उसका संक्षेपण किया तो वो 10 पेज का हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 पेज की मूल सामग्री है तो संक्षेप करके
के 2-3 एक पेज में आ जाना चाहिए, ताकि कंटेंट जो है मतलब जो मूल सामग्री है वो भी बची रहे और जो उसका संक्षेपण हुआ उसमें भी सारे भाव विचार व्यक्त हो जाए। अब आ गया दोस्तों भाषा। अब देखिए दोस्तों, मूल सामग्री आपको हिंदी में मिली और आपने उसका संक्षेपण अंग्रेजी में कर दिया, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। हमेशा भाषा जो है उसको ध्यान में रखना चाहिए। भाषा को एक बैरियर नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अंग्रेजी जानते हैं तो आप हिंदी के मूल सामग्री का संक्षेपण अंग्रेजी में कर देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। हिंदी का जो संक्षेपण है उसको हिंदी में करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये वाला प्रश्न भी समाप्त हो जाता है दोस्तों। अब मैं आपको अगले प्रश्न पर लिए चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या है जरा दिखा दो आप लोगों को। मुझे लगता है कि ये अब अंतिम प्रश्न होगा, अगला वाला प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न है दोस्तों, संक्षेपण लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि संक्षेपण जो है मूल रूप से अभ्यास का खेल है, और आप संक्षेपण में क्या करते हैं तो अपने विचार को व्यक्त करते हैं। और आप विचार कैसे व्यक्त करते हैं? अपने स्व विवेक एवं शक्ति के आधार पर, बुद्धि के आधार पर आप अपने विचार को व्यक्त करते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों संक्षेपण हमेशा से अभ्यास का खेल रहा है और आगे भी संक्षेपण अभ्यास का ही खेल रहेगा। और दोस्तों हाँ, जब भी आप संक्षेपण करेंगे आपको हमेशा मूल सामग्री को इतनी बार पढ़ना है कि आप बिल्कुल उस मूल सामग्री को समझ जाएं, ताकि आप जो है संक्षेपण आसानी से कर सके और उसके केंद्रीय भाव को भी बनाए रख सके। ऐसा नहीं है कि संक्षेपण के लिए आपको एक मूल सामग्री दी गई, आपने उसको एक बार पढ़ा और आपने कुछ समझा ही नहीं और संक्षेपण आपने कर दिया। पता चला कि मूल सामग्री कुछ और कह रही है, संक्षेपण कुछ और कह रहा है। मतलब एक हो गया नदी का एक किनारा, दूसरा हो गया नदी का दूसरा किनारा, एक हो गया सुबह तो एक हो गया शाम। इस तरह का नहीं दोस्तों, एक दिन हो गया तो एक रात हो गया, एक गोरा हो गया तो एक काला हो गया, इस तरह से नहीं दोस्तों। मतलब मैंने एक उदाहरण दिया, इतने सारे एक एग्जाम्पल से दिए आप लोगों को। मतलब ऐसा नहीं करना है। अगर दोनों ही चीज़ों के जो भाव है वो सेम रहेंगे, दोनों मूल सामग्री के और संक्षेपण के, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जब भी आप संक्षेपण करेंगे तो उसमें जो महत्वपूर्ण शब्द आप देंगे एवं जो पंक्ति देंगे उसको आप रेखांकित कर दिया कीजिए, ज़्यादा बेहतर संक्षेपण दिखेगा, ज़्यादा बेहतर होगा। और हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि संक्षेपण जो है मूल सामग्री के 1/3 में हो जाए। मतलब जैसे कि अगर किसी 9 शब्द का संक्षेपण करने आपको मिलता है, किसी 9 शब्द का एक लेख है, मैंने 9 शब्द एक एग्जाम्पल लिया है, तो उसका 1/3 मतलब 1/3, तो 1/3 मतलब 3 शब्द में संक्षेपण हो जाए। 150 शब्द का अगर कोई लेख मिल जाता है, आपको उसको संक्षेप में लिखना है, तो हर संभव ये प्रयास कीजिए कि 50 शब्द में उसका संक्षेपण हो जाए। तो यही एक मूल संक्षेप या कह सकते हैं कि एक आदर्श संक्षेप या आदर्श संक्षेपण हो सकता है। ठीक है। और दोस्तों याद रखिए कि संक्षेपण लेखन जब भी आप करते हैं तो उसमें यथासंभव मूल सामग्री के शब्द नहीं जोड़े, मूल सामग्री के मुहावरे भी नहीं जोड़े और मूल सामग्री के वाक्य भी नहीं जोड़े। हमेशा अपने विचार विवेक का प्रयोग करके ही संक्षेपण करने की कोशिश करें। मूल सामग्री से कुछ भी उठाने की कोशिश नहीं करें और हर संभव ये प्रयास करें कि अपने शब्दों का प्रयोग हो। ऐसा ना हो कि मूल जो सामग्री है उसी के शब्दों का प्रयोग आपने कर दिया। ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप जब भी अपने विचार व्यक्त करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ओर से कुछ अन्य चीजें भी जोड़ देंगे, कुछ अन्य सामग्री भी जोड़ देंगे। आप अपने विचार का प्रयोग उसी दायरे में करेंगे जिस दायरे में मूल सामग्री का विचार घूम रहा हो। और हाँ दोस्तों, शब्द सीमा का ध्यान भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50 शब्द में आपको संक्षेपण करना, आपने 500 शब्द पहुंचा दिया, आपको पता नहीं चला कि 50 में 1 0 और लगा देंगे तो 500 हो जाएगा। तो ये इस तरह की गलती नहीं करे दोस्तों। इस तरह की गलती करने से संक्षेपण की जो आदर्शता है वो खत्म हो जाएगी। संक्षेपण बिल्कुल ही ऐसा लगेगा कि उसका संक्षेपण नहीं हुआ, मूल सामग्री से भी बड़ी सामग्री उसको बना दी गई है। तो इतनी सारी बातें थी दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर भी इस वीडियो सेशन में कोई गलती अथवा त्रुटि होती है तो मैं इसके लिए आप लोगों से पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ और अब मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो सेशन से इस तरह की गलती ना दोहराऊं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के दूसरे पोर्शन, जो दूसरा पोर्शन है भाव पल्लवन के साथ। भाव पल्लवन की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की चर्चा करेंगे।